हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग। 2027 नीट का बैच जो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट हो चुका है। अभी बचा रह गया था मेरा पोर्शन यानी फिजिक्स का। फिजिक्स के लिए अभी तक कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी और बाकी सारे बच्चे भी पूछ रहे थे कि कैसे और कहाँ पे हैं सर। तो आज हम आ चुके हैं जो कि फिजिक्स के बारे में, उसका सिलेबस और उसके बारे में सारे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि आपको इस आने वाले नीट के पेपर में कैसे तैयारी करनी है। तो मेरा नाम है हर्षित और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो जल्दी जल्दी से हम क्या करेंगे, आज का वीडियो करेंगे, सिलेबस करेंगे ब्रेक डाउन। तो आज स्पेशल क्या है, आज है हम लोगों का नीट 2027 के लिए पहला वीडियो। और पहला वीडियो है तो इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। इम्पोर्टेंट किस एस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट होगा बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस सब क्या है, नीट में हमें कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, किन पोर्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है। क्योंकि अक्सर बच्चों से गलतियाँ क्या होती हैं, क्योंकि उनके बायोलॉजी तो बहुत अच्छे होते हैं नीट में, पर अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट कॉलेज एम्स चाहिए तो उसमें फिजिक्स जो है वो एक अहम भूमिका निभाती है और फिजिक्स में ही बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। तो उन 45 क्वेश्चंस में से ऐसा क्या करें कि बच्चों का 160 प्लस आ जाए। देखिए, फिजिक्स में 160 के ऊपर मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स इनएविटेबल, आप ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और हम लोग के साथ एकदम डट के रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कशन। तो सिलेबस में देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सिलेबस। अब बच्चों जिन्होंने पहले की वीडियोस देखी है तो आप मुझे जानते होंगे, मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स और नीट के लिए भी मैंने फिजिक्स ही पढ़ाया है। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, क्योंकि हाँ एक्चुअली क्या है कि मैं कभी कभी फ्रेम के बाहर चला जाता हूँ, ठीक है। तो सिलेबस में आज हम लोग क्या देखेंगे, हम सिलेबस को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, जो हाई वेटेड टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो पहला होगा हाई वेटेज टॉपिक्स। हाई वेटेज, ठीक है। मेरे स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है। हाई वेटेज टॉपिक्स, तो हाई वेटेज टॉपिक्स में हमारे पास क्या क्या है। हाई वेटेज टॉपिक्स में हमारे पास है, देखिए, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ऑप्टिक्स है, ये सारे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, ठीक। ये सारे आपको हाई वेटेज चैप्टर्स मिलेंगे। तो हम लिख लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जैसे पहला है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स ऑलमोस्ट 10% वेटेज होता है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी नियर अबाउट 10%, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड, जो कि है ऑप्टिक्स। बहुत इजी पर बच्चों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन न्यूमेरिकल्स को लेके, साइन कन्वेंशन को लेके। तो ये हैं आपके तीन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस, यहीं से बन जाते हैं आपके हाई वेटेज 10% लगभग यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि दो कैटेगरी रखेंगे, एक तो हो गया हाई वेटेज चैप्टर्स। हाई वेटेज चैप्टर्स के बाद देखिए, इसके बाद आपको एक मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ, हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और एक आपको मिलेगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो जाता है। रोटेशनल मोशन यहाँ से लगभग 6%, 6-7% का बनता है। तो ये हो गया आपका हाई वेटेज टॉपिक्स, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं आपके। अब जो सेकंड आप देखेंगे, एक आप, एक मिनट रुकिए, हाई वेटेज टॉपिक्स के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड जो लिखेंगे वो होगा हमारे स्कोर बूस्टर्स, मतलब स्कोरिंग टॉपिक्स।
जितने भी। अब ये स्कोरिंग टॉपिक्स आपको कौन कौन से मिलेंगे? स्कोरिंग टॉपिक्स में आपको मिलेगा सबसे पहले सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत इजी कंसेप्ट होता है, बच्चे सोचते हैं कि कैसे होगा, पर सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ जाता है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर अगर हम बात करें तो एक आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स आप लिख सकते हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। फिर एक थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ग्रेविटेशन से रिलेटेड, ठीक है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और ग्रेविटेशन है। या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 11th का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट लगभग 6% यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा ग्रेविटेशन और यूनिट मेजरमेंट का, और ऑलमोस्ट 5% ये, और 6% का थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके स्कोरिंग टॉपिक्स। दो टॉपिक मैंने आपको बताया, एक तो हो गया हैवी वेट जितने हाई वेटेज के टॉपिक्स, सेकंड हो गया स्कोरिंग टॉपिक्स। अब इसमें आपको कवर कैसे करना है, कितना करना है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम आपका 12 मंथ का बनाएं कि यहाँ से 12 मंथ नहीं, जो भी बचे हुए समय है उसमें अगर हम बनाते हैं कि आपको कैसे कितना कवर करना है, तो उसे हम 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम 12 मंथ रोड मैप बनाते हैं आप लोगों के लिए, एक कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। 12 मंथ रोड मैप बच्चों के लिए। 12 मंथ रोड मैप में आपको मिलेगा फेज 1। फेज 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा? फेज 1 में आप करेंगे सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर, ठीक है। फेज 1 में आप बनाएंगे अपना बेसिक्स। तो बेसिक बनाने के लिए आप बनाएंगे अपना बेस, ठीक है। बेस बनाने के लिए आपको कौन कौन क्या क्या करना पड़ेगा? बेस बनाने के लिए आप लोग को करना पड़ेगा सबसे पहले बेसिक्स क्लियर, यानी बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। आपको क्लियर करने हैं अपने बेसिक मैथ्स, वेक्टर, मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स, देखिए हमने थोड़ा सा पीपीटी नहीं बनाया ना, तो उसकी वजह से हमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा, तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, पर वीडियो लंबी होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, ठीक। तो ये हो गया आपका मैकेनिक्स, हीट, बेसिक्स, मैथ, वेक्टर आपको क्लियर रखने हैं। फिर उसके बाद आप करेंगे अपना सेकंड फेज स्टार्ट, फेज 2। फेज 2 में आप क्या करेंगे? फेज 2 में आप करेंगे अपने क्लास 12 के मॉक वगैरह। क्लास 12 यहाँ पे आप करेंगे अपना क्लास 12 और मॉक सॉल्व, ठीक है। क्लास 12 और मॉक, जैसे अक्सर क्या बताया जाता है कि बायोलॉजी के लिए आप लोग एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है, पर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं, मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो फिजिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड बनते हैं। आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए, देखिए वहां से आपको नहीं नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और वो सारे थ्योरी बेस्ड होंगे। तो एनसीईआरटी जो है वो एक कह सकते हैं वरदान है आप लोगों के लिए। जितने भी नीट के बच्चे हैं सबके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे पढ़ना मत छोड़िएगा, ना ही सिर्फ बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी, ठीक है। तो फेज 2 में आप करेंगे अपना क्लास 12 का रिवाइज और मैथ्स, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स, और कुछ हाई यील्डिंग चैप्टर्स, हाई यील्ड टॉपिक फर्स्ट, ठीक है। कुछ हाई यील्ड टॉपिक आप लोग पहले क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद फेज 3 की हम बात करते हैं। अब देखिए
मैं यहाँ पे टाइम नहीं लिख रहा, कितने महीने कितने समय आपको किस फेज पे बिताना है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ये आपके ऊपर डिपेंड क्यों करेगा? क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, उनका बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, उनको वेक्टर्स बहुत अच्छे से सॉल्व करने आते होंगे, उनका मैथमेटिक्स, उनका कैलकुलेशन, उनके मैकेनिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। पर कुछ बच्चे क्या होंगे, उनको वेक्टर्स वगैरह सॉल्व करने या कैलकुलेशन नहीं हो पाती है उनसे। तो जिनसे हो जाता है, जिनका स्ट्रांग है, वो यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, वो डायरेक्टली फेज 2 पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे। पर जिनका स्ट्रांग नहीं है, वो यहीं पे हो सकता है 2 महीने लगाए, 3 महीने लगाए, जो कि अगर नहीं आ रहा है तो आपको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपना बेसिक स्ट्रांग करना ही है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप लोग एक गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फेज 3 में। फेज 3 में हम क्या करेंगे? फेज 3 में हम करेंगे सारे PYQs फॉर्मूलाज। यहाँ पे हम लोग करेंगे PYQs एंड फॉर्मूलाज और कुछ वीक टॉपिक्स, जो भी वीक टॉपिक्स होंगे जो कम पूछे जाते हैं, उन्हें थोड़ा हम बाद में करेंगे। इतना याद रखिएगा, हम हाई यील्डिंग चैप्टर्स पहले करेंगे, इन्हें आप स्टार्टिंग में ही करना हाँ, आप स्टार्टिंग में ही करेंगे, ठीक। जो वीक टॉपिक्स हैं उन्हें आप बाद के लिए रखिएगा, क्योंकि वो आपसे हो जाना है। अब आते हैं हम अपने लास्ट फेज में। एक मिनट, चल नहीं रहा है। अब हम आते हैं अपने फेज 4 में। यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे डेली मॉक। ऐसा करते हैं, इस जगह से हम मॉक हटाते हैं, इस जगह से हम मॉक हटाते हैं। मॉक हम करेंगे लास्ट में, जब हमारे सारा क्लियर होगा। डेली मॉक रिवीजन, ठीक है। डेली मॉक सॉल्व करना है, रिवीजन करना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, स्टे काम, स्टे काम एंड एग्जीक्यूट योर प्लान। ठीक है, इसे याद रखिएगा। शांत रहिए, मन को शांत रखिए, और आपने जो भी अपने आने वाले नीट के पेपर के लिए प्लानिंग की है, हमारे साथ खुद की प्लानिंग या जो भी टीचर ने आपको बताया, उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करिए। प्लान करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसे एग्जीक्यूट करना बड़ी बात होती है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि मोटिवेशन आप डेली लेते रहते हैं, पर सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं होना है। मोटिवेशन के साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मोटिवेशन कुछ नहीं कर पाएगा, आप सिर्फ मोटिवेट होते रह जाएंगे और एग्जाम्स नजदीक आ जाएंगे और आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि आप लोग मोटिवेशन तो लेते रहिए, पर उसके साथ ही साथ आप लोग रेगुलरली अपने प्रैक्टिस करते रहिए, अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, थ्योरी पढ़िए, और अपने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करिए। उसके प्रति आप दृढ़ निश्चित रहिए, दृढ़ता बना के रखेंगे तभी कुछ पा पाएंगे। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि शांत रहिए, दृढ़ रहने के लिए आपको शांति जरूरी है, स्टे काम। तो ये है हमारा 12 महीने का रोड मैप, जो कि पूरे 12 महीने तो है नहीं, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पे मंथ जो है डिवाइड कर लीजिएगा, इसे मैंने कंपलसरी नहीं किया। तो ये है आपका रोड मैप। अब इसके बाद क्या है, देखिए, रोड मैप तो आपका क्लियर है, कब क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। बेसिक्स आपके मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल्स, वेक्टर्स, हीट रिलेटेड, ये सारे बेसिक्स में आते हैं। क्लास 11th के टॉपिक जितने हैं, क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th, यूनिट्स मेजरमेंट, जैसे कि मैंने बताया ये स्कोरिंग में आता है, तो यूनिट मेजरमेंट आपको ध्यान देना है, यूनिट मेजरमेंट को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब आप फेज 2 पे आएंगे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स और सारे के सारे हाई यील्डिंग चैप्टर्स फर्स्ट करेंगे। हाई यील्डिंग चैप्टर्स में जैसे अगर हम रेड पेन से लिखेंगे, रेड कलर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी,
क्योंकि खतरे की बात है, और खतरे की बात इसलिए है क्योंकि भाई करंट से किसको डर नहीं लगता भाई, मुझे तो लगता है, आप लोगों का मुझे नहीं पता। करंट से मुझे बहुत डर लगता है, और ये लगभग 10% लेगा आपका। बच्चे यहाँ गलत करते हैं। बच्चों को रजिस्टर, कैपेसिटर और सारे सर्किट्स के बारे में क्लास 10 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। आप लोगों के चैप्टर मिल जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो वहाँ से आपको बेसिक क्लियर करती हुए आनी होती है। 11th में भी आपको मिलेगा मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चैप्टर। हाँ देखिए, मैग्नेटिज्म मैंने नहीं बताया आपको, आप लोग क्लास स्टार्टिंग में भी आप मैग्नेटिज्म कंसिडर कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और मैग्नेटिज्म आप इस जगह पे भी लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों का मैग्नेटिज्म जो है वो क्लास 10th 11th से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मोस्टली 11th में आपको, 11th में मैग्नेटिज्म स्ट्रांग मिलेगा, 12th में आपको पूरा चैप्टर मैग्नेटिज्म मैटर रिलेटेड सारे, तो उस पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद फेज 3 में आप आएंगे तो सारे वीक टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स मतलब वीक टॉपिक्स में आप क्या करेंगे, जो लो स्कोरिंग होंगे। लो स्कोरिंग में जैसे अगर हम यहाँ पे हाई यील्डिंग टॉपिक्स ले लिया, स्कोरिंग सब्जेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स। अब स्कोरिंग टॉपिक्स में क्या क्या है, कैसे लिखूं, पिंक लेते हैं। स्कोरिंग टॉपिक्स में आप लिख सकते हैं क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। इसके बाद फॉर्मूलाज। देखिए हम नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहे हैं, हम इसी पे समझाएंगे। फॉर्मूलाज को ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग एक फॉर्मूला की गाइड बना लीजिएगा, गाइड बुक, या फिर एक चार्ट पेपर पे लेके, एक चार्ट पेपर पे लेके उसे लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिएगा। ऐसे आप फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे। देखिए ये काम मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे फॉर्मूलाज में कभी दिक्कत नहीं आती थी, मुझे फॉर्मूलाज में कभी भी दिक्कत नहीं आई है, इसलिए ना मैंने गाइड बुक यूज़ किया, ना मैंने चार्ट पेपर लगाया अपने स्टडी टेबल के सामने। मेरे लिए हमेशा फॉर्मूलाज बहुत ईजी रहे हैं, फॉर्मूला मैं देखता हूँ मुझे लर्न हो जाते हैं। हाँ एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, लर्न करना है और उसे बार बार रिवाइज भी करना है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है लास्ट फेज 4 में आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं बनाएंगे, हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। बस हम एक चीज़ लिखेंगे, याद रखिएगा, फिजिक्स जो है ना बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं बच्चों से। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से जो फिजिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करने की चीज़ नहीं है, उसे विजुअलाइज भी करना होता है। आपको क्या करना है, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसे देखिए यहाँ पे हम एक बस छोटा सा नोट लिखेंगे कि फिजिक्स इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग। फिजिक्स सिर्फ मेमोराइज करने वाली चीज नहीं है। फिजिक्स को अगर आप याद करने जाएंगे तो वो आपको भुला देगा। ठीक, इट्स ऑल अबाउट, ग्रामर पे मत जाइएगा प्लीज, बच्चे ग्रामर बहुत ज्यादा देखते हैं। इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग इट। फिजिक्स सिर्फ याद करने वाली चीज नहीं है, फिजिक्स को याद नहीं करना होता है, फिजिक्स को विजुअलाइज करना होता है, फिजिक्स को लर्न करना होता है, लर्न करके उसे रिवाइज करना होता है। याद करने की कोशिश मत करिएगा। मैं नए बच्चों से यही बोलूँगा, जितने भी ड्रॉपर हैं, याद मत करिएगा, चीज़ों को देखिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए। थ्योरी ऐसे ही आप कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टफ तब बनेंगे जब आपको फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे, तो फॉर्मूला के लिए आप शीट रखेंगे, फॉर्मूला के लिए आप शीट बनाएंगे, आप फॉर्मूला गाइड रखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला शीट रखिए, फॉर्मूला गाइड बनाइए। तो ये है आपका सिंपल सा गाइड, रोड मैप, जो कि हाई वेटेज टॉपिक से स्टार्ट हुआ, स्कोरिंग टॉपिक्स पे, फिर रोड मैप, और लास्ट में एक छोटा सा कह सकते हैं मोटिवेशन के लिए फिजिक्स का, कि फिजिक्स में आप लोग को कुछ भी मेमोराइज नहीं करनी है, उसे विजुलाइज करना है, अच्छे से हमारे साथ लग के लगन से पढ़ाई करनी है,
और नीट 2027 में एक गवर्नमेंट कॉलेज लेके रहना है और फोकस करना है एम्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो जितने भी बच्चे पहले हमारे साथ थे, अगर इस बार वो फिर से ड्रॉप ले रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। जो बच्चे अभी 12th कंप्लीट किए हैं, अब ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट वेलकम है। हमारे साथ आ जाइए और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फेज़ वन में हम करेंगे बेसिक्स क्लियर, कुछ कैलकुलेशंस, कुछ वेक्टर्स, कुछ लॉग, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही रखेंगे आज के वीडियो के लिए। हम लोग मिलेंगे अपने लेक्चर में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्लास 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्टार्ट हुआ है। क्लास 11 से आप लोगों का बेसिक वन शॉट क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा जाएगा। न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो उसे अच्छे से देखिएगा, अपनी थ्योरी को तैयार करिएगा, फॉर्मूला शीट बना के रखिए और हमारे इस 12 मंथ रोड मैप को फॉलो करिए। अपना कुछ प्लान बनाना है तो उसे भी फॉलो करिए प्लान बना के। हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।